नमस्कार। आज हम विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ मैंने विराम चिन्ह यहाँ लिखे हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 है। आपके यूपीपीसीएस में या अन्य परीक्षाओं में वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर करके कि विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी है। उसमें संख्या आपको दी रहती है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 11 विराम चिन्हों का वर्णन किया है। कामता प्रसाद गुरु जी मानते हैं कि इन विराम चिन्हों को इंग्लिश लिटरेचर से, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव है। ठहराव का मतलब कि व्यक्ति होता है चलते चलते थक जाता है, रुक जाता है। उसी तरह तो उसे ठहरने की आवश्यकता पड़ती है, ठहराव की ज़रूरत पड़ती है, महसूस होती है। इसी प्रकार जब हिंदी साहित्य की या हिंदी लेखनी की बात होती है, इसी तरह सेम अगर इंग्लिश लिटरेचर की या इंग्लिश लिखने की बात होती है, तो हमें सेंटेंस को एक पूर्ण उद्देश्य देने के लिए और काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए इन विराम चिन्हों की और पंक्चुएशन साइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कौन से विराम चिन्ह हैं और इनकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है। देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कौन से विराम चिन्ह है और इंग्लिश में भी लिखा है। आप दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला विराम है वो अल्प विराम है। अल्प का मतलब होता है छोटा। विराम का मतलब एक छोटा सा ठहराव, यानी कोई भी पद्य या कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि एक लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो एक सेंटेंस को पूरा पढ़ा जाता है। पूरे सेंटेंस को पढ़ने में पूरे सेंटेंस को 2 भागों या 3 भागों में बांटा जाता है। तो उन्हीं भागों में बांटने के लिए, चूँकि सेंटेंस पूरा अलग नहीं होता है, सेंटेंस एक ही रहता है, लेकिन वो 2-3 पार्ट में हो जाता है, तो उसमें अल्प विराम लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा एक बात और ध्यान रखिएगा कि विराम चिन्हों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में देखिए कॉमा के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के आइडिया को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, या अल्प विराम। इसी को हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। दूसरे नंबर पे आता है अर्ध विराम। तो देखिए, अर्ध विराम को ऐसे एक बिंदु देके और फिर बिंदु के बाद नीचे उसमें एक अल्प विराम लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकोलन। तो अर्ध विराम का यूज कब होता है? इंग्लिश से ही आप देखिए, अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट वाक्य हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, तो उनको जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। बात की जाए पूर्ण विराम की, तो इसको देखिए, अगर बात की जाए अमेरिकन 2 एक्सेंट हैं, इंग्लिश एक्सेंट में 2 एक्सेंट हैं, अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन यहाँ पे फुल स्टॉप बोला जाता है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश के जाने माने जो वक्ता हैं, वो लोग इसको पीरियड बोलते हैं। जो बेहतरीन टीचर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, वो इन्हें पीरियड बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इसको फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा शब्द के, किसी भी सेंटेंस के, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम को ये माना गया है, श्री कामता प्रसाद जी ने पूर्ण विराम को ही सिर्फ माना है कि ये एक हिंदी लिटरेचर का
विराम चिन्ह है, बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जितने भी विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम को छोड़ के वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम को ऐसे एक लाइन से ऐसे दर्शाया गया है और यहाँ पे ऐसे एक स्टॉप से तो दोनों के रूप में अंतर आ जा रहा है, इसीलिए इसको माना जाता है कि ये हिंदी की लिटरेचर से लिया गया है और ये इंग्लिश के लिटरेचर से है, ये इंडिपेंडेंट है, ये हिंदी के लिटरेचर से नहीं लिया गया है। तो पीरियड या फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब किसी वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके अंत में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। इन विराम चिन्हों का काफ़ी महत्व है। अगर आप सपोज फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाने के केस में क्या होगा, यह माना जाएगा कि जो आपने सेंटेंस लिखा है वो आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन आपने अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस को क्या माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है कि जो वाक्य है वो एक पूर्ण रूप से है। फोर्थ है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का मतलब क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह जब कोई व्यक्ति किसी से क्वेश्चन पूछता है, जब फर्स्ट पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, प्रथम पुरुष किसी दूसरे पुरुष से या किसी तीसरे पुरुष से जब सवाल पूछता है, तो उस समय सवाल के अंत में इन पूर्ण विराम का यूज न करके हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है यूज्ड आफ्टर आस्किंग ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के बाद इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पांचवा आश्चर्य चिन्ह। इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, या इंग्लिश में देखें तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब एक्सक्लेमेशन पॉइंट या विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह क्या होता है, जब अचानक से कोई आश्चर्य हमारे सामने होता है तो हम आश्चर्य रूप से कुछ मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं। जैसे सपोज एक्सीडेंट हो गया, या आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, अचानक वो गिर गया, साइकिल से जा रहा है वो गिर गया, तो आप उसके मुंह से निकलेगा ओह गिर गया। तो जो ओ शब्द आता है, ये जो ओ ऐसा आया, तो इसमें आप जितने देर तक ओ बोलते हैं ओ, तो उतना जितना बार आपका वाइब्रेशन होता है उतने विराम, उतने आश्चर्य विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये सडन, देखिए व्हेन ए पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस सडन आउटक्राई, सडन आउटक्राई, जब कोई व्यक्ति अचानक कोई अपना एक्सप्रेशन, कोई अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, तब इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज होता है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। ये निर्देश देता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डैश। तो डैश देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल डैश और दूसरा हाइफन। नॉर्मल डैश भी दो प्रकार के होते हैं। इन डैश, ये इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी में केवल एक ही है, इन डैश एंड एम डैश। इन डैश कब यूज होता है, रेंज इंडिकेट करने के लिए। सपोज रेंज का मतलब बोला जाए कि ये 10 लोग हैं, इनकी उम्र क्या होगी, तो किसी ने बताया कि इनकी जो उम्र होगी वो 40 से 60 के बीच में। 10 लोग हैं तो इनकी ज़्यादातर रेंज, मिनिमम रेंज 10 लोग हैं तो मिनिमम रेंज 40 हो सकती है और मैक्सिमम 60 हो सकती है। तो 10 लोगों का जो रेंज है उम्र का, वो 40 से 60 के बीच में हो सकता है। तो किसी भी संख्या में रेंज मतलब आधार क्या है, अंतर कितना है, वो दर्शाने के लिए इस एन डैश का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा छोटा डैश होता है। अगर बात की जाए एम डैश की, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जहाँ पे कामा का प्रयोग करते हैं, अगर कामा का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस डैश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस डैश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये कामा की जगह पे यूज होता है। बात की जाए हाइफन की, तो ये भी क्या है, एक निर्देशक चिन्ह है हाइफन। ये भी छोटा ही होता है। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं वो क्या हैं।
ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द हैं वो क्या हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बैक टू बैक, बैक टू बैक, ये इंग्लिश में देखा जाए तो बैक टू बैक देखिए दो सेंटेंसेस को या दो से अधिक सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है। मूव बैक, ऐसे मूव बैक, पीछे घूमो, पीछे मुड़ो या पीछे आओ, इसके लिए भी कभी कभी यूज होता है। या एक हिंदी में है ज्यों का त्यों, ज्यों क्या त्यों, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का मतलब होता है कि जैसे का तैसा, ठीक, जैसा है उसी तरह, उसी रूप में, जिस रूप में है उसी रूप में, ज्यों का त्यों। तो इसमें देखिए दो शब्दों को, ज्यों भी एक शब्द है, का भी शब्द है और त्यों भी शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब के मतलब समझ में आए होंगे। हाइफन का यूज इसके लिए होता है। अब आइए बात करते हैं, कोष्टक की बात करते हैं। कोष्टक को नॉर्मली ब्रैकेट्स के रूप में इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जब बात की जाती है बॉडमेस की, अब तो थोड़ा सा वी बॉडमेस, विनिकुलम वर्ड जुड़ गया है। तो बॉडमेस का मतलब होता है, पहला ही वर्ड होता है ब्रैकेट, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये सब होते हैं। तो बॉडमेस में यूज होता है ब्रैकेट, यहीं पे हम लोग ब्रैकेट ज़्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन इन ब्रैकेट्स का यूज़ हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में क्या है और किस रूप से है, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये छोटा कोष्टक है, हिंदी में इसको जैसा बोलते हैं, ये मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो जो सबसे बड़ा वाला कोष्टक है उसको हम लोग ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये टेक्निकल, कोई टेक्निकल पॉइंट है उसको दर्शाने के लिए, कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, PLAI, एक्सप्लेनेशन। अगर कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, तार्किक एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए, तकनीकी एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए इन बड़े ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। अब जो मझोला कोष्टक होता है, इसमें देखिए मझोला कोष्टक है, तो मझोला कोष्टक क्या हुआ है, एक या दो से अधिक, एक या एक से अधिक सेंटेंसेस को आपस में रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। यूज टू कंटेन टू और मोर लाइंस ऑफ टेक्स्ट। दो या दो से अधिक लाइनों के टेक्स्ट को रखने के लिए मझोला कोष्टक का प्रयोग होता है। अब बात की जाए छोटे ब्रैकेट्स की, तो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस। यूज टू कंटेन फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग रिमार्क्स। इनका यूज, छोटे कोष्टक का यूज कुछ स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि मैंने उसको एक खत लिखा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी थर्ड पर्सन को किसी सेकंड पर्सन के बारे, किसी सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने उसे मतलब किसे, एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम राम है, तो आपने इसे इंडिकेट कर दिया, मैंने उसे खत लिखा था, मैंने उसे खत लिखा था। तो जो ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स, इन्हीं को बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में कुछ स्पेशल, देखिए क्वालिफाइंग रिमार्क्स को या फर्दर कोई थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन प्रयोग, इसका दर्शाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए छोटा कोष्टक का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात की जाए अवतरण की, इसको देखिए उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं या अवतरण चिन्ह। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम बोलते हैं इसे बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा, विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामा। अगर कोई स्पेशल चीज़ है, ठीक है, कोई स्पेशल, इंग्लिश में इसको तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेगा। देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा या अवतरण चिन्ह को का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई कम महत्व वाली बात को, कोई बात को स्पेशली दर्शाया जाता है, कुछ प्रमुख बात है
उसको स्पेशली दर्शाया जाता है, तो उसके लिए ये सिंगल इन्वर्टेड कामा या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कामा की, इसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं या विद इन डबल इन्वर्टेड कामा। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग व्यक्ति जो बोलता है, सपोज मैंने कुछ कहा और एक पर्सन है वो लिख रहा है मेरा, तो मैंने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा उसने लिख दिया। तो जैसा जैसा मैं बोला वैसा वैसा उसने लिखा, तो वो सारी लिखाई मैंने ज्यों का त्यों बोला, उसी ने ज्यों का त्यों लिखा। जैसे जो मैंने बोला उसने वैसे ही वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ लिखी, तो उसको वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वो लिखेगा। इसलिए इसका प्रयोग डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग होता है। बात की जाए उपविराम की, तो इसको कॉलन के रूप में इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉलन। अगर कोई कोटेशन को एक्सप्रेस करना है या कोई कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना है, तो उपविराम का विराम का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब इसके बाद तुल्यता सूचक है। तो देखिए तुल्यता सूचक का मतलब होता है कि इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कंपेयर करना, किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। तो तुलना करके किसी चीज़ के बारे में बताई जाती है, तो वहाँ पे इक्वलिटी का चिन्ह, तुल्यता का चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो देखिए इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विराम चिन्ह भी हैं और पंक्चुएशन चिन्ह भी है। मैंने यहाँ टोटल 11 विराम चिन्हों का वर्णन किया है, के बारे में हमने सीखा। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कुल 20 विराम चिन्ह होते हैं। हमने 11 मुख्य विराम चिन्हों को यहाँ पे पढ़ा है। इसके साथ साथ इन विराम चिन्हों को अंग्रेजी की भाषा से लिया गया है। काफ़ी छोटा लेक्चर है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।